हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 38 लेकर के आई है, जिसमें आज हम आपको मोल प्रवाह, जिसे मोल अंश के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ इससे संबंधित हम आपको न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे। तो आज की वीडियो शेफई पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम, बीएचयू, जीएसबीएम, सीपी नेट एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना, क्योंकि उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी लोग आज के वीडियो से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। और साथ ही साथ यदि आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस आईक्यू, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमने आपको वीडियो नंबर 37 में एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उसका आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन था कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। आपको यहाँ पर कैपिटल एम बराबर ज्ञात करना था। कैपिटल एम बराबर आंसर निकल के आएगा 0.20 मोल प्रति लीटर। अब बात की जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर किसने दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर मान्या सचान, आलोक कुमार, शिवांगी प्रजापति, निशा कुशवाहा, आदेश यादव, अर्जुन वर्मा, इन सभी लोगों ने बिल्कुल सही और अच्छे से दिया। थैंक यू। आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, जिससे कि 500 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर दी जाए। ठीक है, तो फिर बात करते हैं आज के टॉपिक पर। देखो, जैसा कि लिखा हुआ है मोल प्रवाह मोल भिन्न, जिसे मोल अंश के नाम से भी जाना जाता है। देखो, एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोल प्रवाह भी लिख कर आ सकता है, मोल भिन्न भी हो सकता है, या फिर मोल अंश भी हो सकता है। ठीक है, तो आप तीनों ही नाम याद कर लें, एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। देखो, इसकी आपको हम डेफिनेशन तो नहीं बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित कोई सी भी प्रकार की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। पूछा जाएगा तो इससे संबंधित कोई एक न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, विलयन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, विलेय प्लस विलायक से। तो एग्जाम में आपको विलेय प्लस विलायक दोनों का मोल प्रवाह पूछा जा सकता है, अन्यथा विलेय और विलायक में से किसी एक का भी मोल प्रवाह पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको पूछ लिया जाए विलेय का मोल प्रवाह, जिसे डिनोट किया जाता है, जिसे चिन्ह, जिसका चिन्ह होता है x1। ठीक है, इसे x1 द्वारा, प्रतीक चिन्ह इसका होता है x1 के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। यदि विलेय का मोल प्रवाह पूछ लिया जाए तो विलेय का मोल प्रवाह बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। आप क्या करोगे, जब आपको विलेय का मोल प्रवाह पूछा जाएगा तो आप ऊपर रखोगे विलेय के मोलों की संख्या और नीचे रखोगे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। दोनों को आप ऐड कर दोगे, मीन्स जोड़ दोगे, भाग दे दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपको एग्जाम में विलायक का मोल प्रवाह पूछ लिया जाए, जिसे व्यक्त किया जाता है x2 से, यदि आपको विलायक का मोल प्रवाह पूछ लिया जाए तो आप करोगे विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। देखो, दोनों सेम है, ओनली आपको क्या करना है, जिसका पूछा जाएगा उसके मोलों की संख्या को आपको ऊपर रखना है, और शेष सभी जितने भी पदार्थ का आपको मोल प्रवाह दिया होगा उसमें क्वेश्चन में, उनके सभी के मोलों की संख्या को आप नीचे रखोगे, ऐड कर दोगे, मीन्स जोड़ दोगे, और अब बाद में भाग दे दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी शायद आपको कम समझ में आया होगा। अभी हम इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल लगवाएंगे, वहां आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो सभी के प्रतीक चिन्ह जरूर याद कर ले। विलेय के मोलों की संख्या को व्यक्त किया जाता है n1 से और विलायक के मोलों की संख्या को n2 से। विलेय का मोल प्रवाह x1 और विलायक का मोल प्रवाह x2। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे एक पॉइंट नोट में लिखा हुआ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां लिखा हुआ है x1 प्लस x2 बराबर 1। इसका मतलब क्या है, x1 आपको पता है विलेय का मोल प्रवाह होता है, जबकि x2 होता है हमारा विलायक का मोल प्रवाह। इस पॉइंट का कहने का मतलब है, यदि आपको एग्जाम में कोई भी सवाल दे दिया जाए और सवाल को सॉल्व करने के बाद आपके आंसर निकल के आ जाए और शायद आप कंफ्यूज हो कि पता नहीं हमारे ये आंसर राइट होंगे या फिर नहीं होंगे, तो आपको एक काम कर लीजिए,
आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके आंसर सही निकल के आया है फिर गलत निकल के आया। कहने का मतलब है यदि आपको एग्जाम में कोई सवाल दे दिया जाए, ठीक है, और वहां जितने भी आपको पदार्थ दे दिए जाएं और पूछ लिया जाए कि सभी के मोल प्रभाज को ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे, जब सभी का मोल प्रभाज ज्ञात कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी आपने मोल प्रभाज निकाले, जितने पदार्थ के आपको जैसे कि 3 दे दिए जाए पदार्थ, तो तीनों का मोल प्रभाज पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है, मोल प्रभाज को निकालने के बाद उन तीनों पदार्थों के मोल प्रभाज को आप ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद मींस जोड़ने के बाद यदि आपका आंसर 1 निकल के आ रहा है तो आप समझ लेना कि आपके आंसर सभी राइट है। ठीक है, यही इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज बराबर हमेशा 1 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप खुद के क्वेश्चन को एग्जाम में चेक कर सकते हैं। जितने भी पदार्थ हो आप सभी का मोल प्रभाज ज्ञात कर लीजिए, उन सभी मोल प्रभाज को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, यदि आपका 1 निकल के आ रहा है तो आपके सभी मोल प्रभाज राइट है। ठीक है, तो बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज बराबर कितना होता है, तो विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज बराबर हमेशा 1 होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे एक न्यूमेरिकल दिया गया है जो कि मोल प्रभाज से ही संबंधित है कि 1 बिलियन में जल 25%, एथेनॉल 25% तथा एसिटिक अम्ल 50% है, तो जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है 1 बिलियन जो कि जल, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल से मिलकर के बना हुआ है, जिसके भार आपको क्रमशः दिए गए हैं। जल का 25%, एथेनॉल का भी 25% है और एसिटिक अम्ल का है आपका 50%। ठीक है, और यहाँ पर ओनली पूछा गया है जल का मोल प्रभाज, हम ओनली यहाँ पर जल का मोल प्रभाज निकालेंगे। यदि आपको तीनों के पूछ लिए जाते तो आप तीनों के भी ज्ञात कर सकते थे, यदि आप जल का ज्ञात कर सकते हैं तो आप एथेनॉल और एसिटिक अम्ल का भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही बात, 3 चीजों को पकड़ लीजिए, क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि हमें क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, हम कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे पता है जल का मोल प्रभाज पूछा गया है, हमें दिया क्या गया है, जल का भार हमें दिया गया है 25 ग्राम और एथेनॉल का दिया गया है 25 ग्राम और एसिटिक अम्ल का दिया गया है 50 ग्राम। ठीक है, और आपको पता है कि अब मुझे 3 चीजें पता चल गई, 3 चीजें हमें इस क्वेश्चन में दी गई हैं और हमें पूछा गया है जल का मोल प्रभाज। अब हम जब जल का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जल के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या प्लस एथेनॉल के मोलों की संख्या प्लस एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या। क्यों, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जिसकी पूछी जाएगी उसके मोलों की संख्या को आप ऊपर रखेंगे और जितने भी पदार्थ उस क्वेश्चन में दिए गए होंगे उनकी सभी के मोलों की संख्या को जोड़कर आपको नीचे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों के मोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे। मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है तो हमने आपको पिछली वीडियो 37 नंबर जो वीडियो थी उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया था। विलय के मोलों की संख्या n बराबर होता है भार बटे अणुभार। क्या होता है, भार बटे अणुभार। ये होता है किसी भी आप विलय या विलाय किसी की भी निकाल रहे हैं तो उसके लिए ये आपको फॉर्मूला लगाना होगा, विलय के मोलों की संख्या n बराबर भार बटे अणुभार। जिसकी पूछी जाएगा उसी का भार होना चाहिए और उसी का अणुभार होना चाहिए। जैसे कि हम सबसे पहले, अब मुझे भार तो पता है लेकिन अणुभार पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी का अणुभार निकालेंगे। और अणुभार कैसे निकाला जाता है, जैसे कि मुझे जल का अणुभार निकालना है तो जल में उपस्थित जितने भी एटम हैं उनमें हम क्या करेंगे, उनकी द्रव्यमान संख्या को रख देंगे और हमारी अणुभार निकल के आ जाएगा। जल का अणुभार निकालेंगे तो हमें आपको पता है हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर 2 अणु है तो 2 इंटू इसका द्रव्यमान संख्या 1 होती है, 2 इंटू 1 प्लस की हमारा ऑक्सीजन एटम यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका द्रव्यमान संख्या होती है 16, इसको हम ऐड कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 18। ठीक है, इसी प्रकार एथेनॉल का निकालेंगे, हमारा निकल के आएगा 46 और हम एसिटिक अम्ल की निकालेंगे तो निकल के आएगी हमारी 60। ठीक है, इस प्रकार से हमारे तीनों के अणुभार निकल के आ गए। जब तीनों के अणुभार निकल के आ गए तो हम क्या करेंगे, तीनों की निकालेंगे मोलों की संख्या। अब किस प्रकार से मोलों की संख्या निकलेगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल के मोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे, जहां पर मुझे लिखना पड़ेगा जल का भार बटे जल का अणुभार।
भार, जल का भार आपको पता है कितना है 25, कितना है 25, और इसका हमारा अड़भार निकल के आया 18 का भाग जब हम 25 में देंगे तो हमारा निकल के आएगा 1.38। ठीक है, जब हम जल के मोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे तो जल का भार 25 है और जल का अड़भार हमारा 18 निकल के आया, 18 का भाग हम 25 में देंगे तो हमारा 1.38 निकल के आएगा। इसी प्रकार से हम एथेनॉल का ज्ञात करेंगे। जब हम एथेनॉल के मोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे तो एथेनॉल का हमें भार दिया गया था 25 ग्राम और इसका अड़भार निकल के आया था 46 का भाग जब हम 25 में देंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.54। कितना निकल के आएगा 0.54। इसी प्रकार से हम एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या को निकाल लेंगे। एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या बराबर हमारा हो जाएगा, इसका भार था 50, अड़भार निकल के आया था 60 का भाग जब हम 50 में देंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.83। ठीक है, यदि आपको इन किसी भी मोलों की संख्या में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। अब क्या करेंगे, जब हमारी मोलों की संख्या सभी की निकल गई तो अब जिसका मोल प्रभाज पूछा जाएगा उसके मोल के प्रभाज को हम निकालना शुरू करेंगे। जैसे कि मुझे पूछा गया है जल का मोल प्रभाज, तो क्या करना पड़ेगा, जल के मोलों की संख्या बटे जितने भी उसमें पदार्थ क्वेश्चन में दिए गए हैं उनकी मोलों की संख्या को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा जल का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो जल के मोलों की संख्या कितनी निकल के आई 1.38। ठीक है, और बटे में मुझे क्या करने पड़ेंगे, से सभी पदार्थों के मोलों की संख्या को हम जोड़ देंगे। जैसे कि सबसे पहले हम जल की लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे एथेनॉल की, उसके बाद लिखेंगे एसिटिक अम्ल की। इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे उसके बाद इन तीनों के जोड़ने के बाद हम इससे दे देंगे भाग, हमारा निकल के आएगा 0.50। आप इसको खुद सॉल्व करना, यदि आपका इतना निकल के ना आए तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, इतना तो शायद आप कर ही लेते होंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, यदि आपको ये नहीं आता है तो वैसा भी ये आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनको आप एक बार ऐड करके और इससे भाग जरूर दें और चेक करें क्या इतना निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा। अब डाउट कि पता नहीं ये आंसर हमारा राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा, तो हम वही वह काम करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको एथेनॉल और एसिटिक अम्ल खुद दोनों के मोल प्रभाज आप ज्ञात करना, किसका, एथेनॉल का और एसिटिक अम्ल का। इन दोनों का जब आप मोल प्रभाज ज्ञात कर लो और आपका जल का मोल प्रभाज हमने निकाल दिया, इन तीनों के मोल प्रभाज को आप ऐड कर देना। यदि आपका 1 निकल के आए तो समझ लेना जो हमने नोट लिखाया वो भी हमारा राइट है और तीनों के मोल प्रभाज भी हमारे राइट। ठीक है, एक बार चेक जरूर करना कि ये जो हमारा पॉइंट हमने लिखाया x1 + x2 = 1, या फिर एग्जाम में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो क्या इनको जोड़ने पर हमारा 1 वास्तविकता आता है या नहीं आता है, ऐसा आप जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका 1 निकल के आया या नहीं आया। अब हम एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में लेकर के आए हैं जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा और आपको ऐड करके भी बताना होगा कि इसका आंसर 1 निकल के आ रहा या नहीं आ रहा। क्वेश्चन है कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर जल और एथेनॉल दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना होगा और ऐड करके भी बताना होगा कि 1 निकल के आया या नहीं आया। ठीक है, और शायद आपको समझ में आ गया होगा और हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग आज के वीडियो पर कमेंट जरूर करेंगे और जरूर इसका आंसर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और यदि आपको इन सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर ठीक है, चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसका आंसर जरूर बताएं, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।